देश में एक स्थायी और मजबूत सरकार देने के लिए लोग संगठित होकर के वोट करेंगे तो हिंदुस्तान बचेगा, नहीं तो देश में एक राजनीतिक अराजकता, सांप्रदायिक असहिष्णुता और आर्थिक अस्थिरता पैदा कर दी है। कांग्रेस और कांग्रेस का समर्थन देने और लेने वाले दलों को भी वोट करना कांग्रेस को वोट करने जैसा ही है। ये भी इस बार के लोकसभा के चुनाव में लोगों को महसूस करने की, समझने की आवश्यकता है। हम पूरे देश में योग के साथ साथ ये राजयोग का, योग धर्म के साथ ही राष्ट्र धर्म का अभियान चलाए हुए हैं कि योग से तो हमारे देह की रक्षा होगी, लेकिन राजयोग से, राष्ट्र धर्म से देश की रक्षा होगी, और दोनों ही हमारे लिए जरूरी हैं। इसलिए 23 मार्च को पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ योग महोत्सव में भाग लेंगे। अभी तक करीब 12 लाख किलोमीटर से ज्यादा की हमारी यात्रा के दौरान करीब 12 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हमारे कार्यक्रमों में भागीदारी की है। वो सब लोग 17 मार्च से होली के दिन योग सप्ताह शुरू होगा और 23 मार्च को योग महोत्सव के रूप में हर जिला मुख्यालय पर यह योग महोत्सव आयोजित होगा। मैं स्वयं दिल्ली में रहूंगा, वहां करीब 10 लाख से ज्यादा लोग मेरे साथ होंगे। पूरे देश में करीब 10 करोड़ लोग योग महोत्सव में भाग लेंगे और इससे भारत की पूरी दुनिया में एक आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक दलों ने हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से गिरा दिया है, भारत की साख को गिरा दिया है। तो पहले दौर में भारत की आध्यात्मिक दृष्टि से साख पूरी दुनिया में बने, और यह सत्य है कि योग, आयुर्वेद सहित वैदिक ज्ञान भारतीय ऋषियों की देन है पूरी दुनिया को। यह हम संदेश देंगे। मैं स्वयं 1 मार्च से डोर टू डोर कैंपेन शुरू करूंगा। हमारे कार्यकर्ता भी जाएंगे और पहले योग महोत्सव के लिए, और उसके बाद 23 मार्च के बाद 24 मार्च से वोट फॉर नेशन, वोट फॉर जस्टिस, वोट फॉर करप्शन फ्री इंडिया, वोट फॉर ब्रिंगिंग बैक ब्लैक मनी और वोट फॉर व्यवस्था परिवर्तन, वोट फॉर आर्थिक आजादी, और इन सब कामों को करने के लिए कोई ना कोई एक मजबूत व्यक्तित्व चाहिए। इसलिए हमने इस बात को जोर देकर के कहा है कि 300 सांसदों के साथ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तभी इस देश को न्याय मिल सकता है। अन्यथा देश एक राजनीतिक अस्थिरता के माहौल से, मैंने कहा, गुजर रहा है, राजनीतिक अराजकता के माहौल से गुजर रहा है। मोदी जी इस देश को स्थायी और मजबूत सरकार दे सकते हैं, उनमें जज्बा है। उनके भीतर कोई टैप रिकॉर्डर नहीं बोलता है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। एक बात बीजेपी के बारे में, मोदी जी की विश्वसनीयता तो देश में है, ये सर्वे से भी पता लगता है, और सर्वेक्षण के साथ साथ हमने जमीनी हकीकत को भी लाखों किलोमीटर की यात्रा करके देश में देखा है। बीजेपी को अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए अपने संगठन के जो अच्छे लोग हैं उनको वो उम्मीदवार बनाए, प्रत्याशी बनाए, ये तो एक पार्टी की प्रक्रिया है। लेकिन पार्टी के साथ साथ संगठन के और पार्टी के लोगों के मोह से मुक्त होकर के जनता के जिताऊ निष्कलंक उम्मीदवारों को भी, जो इस राष्ट्रवाद की विचारधारा से सहमत है और काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों से जो एकमत हैं, उनको भी आगे लाना पड़ेगा, तो बीजेपी की साख और बढ़ेगी। दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी के साथ गठजोड़ करके अरविंद केजरीवाल जी ने अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को कुंद कर दिया है।
और कथनी और करने में फर्क उनका देश के सामने आ गया है कि 1000 सालों में मुगलों और अंग्रेजों ने मुल्क को जितना नहीं लूटा उससे ज्यादा 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट करने और कराने वाली पार्टी के साथ उन्होंने गठजोड़ करके ये साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई उनकी एक दिखावा थी, क्योंकि नहीं तो दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी का साथ क्यों लेते वो सरकार बनाने के लिए। तो ये गठजोड़ जो है वो साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो पहले 2-3 भूलें तो की ही थी कि एक कसम खाई थी अपने बच्चों की, ना तो समर्थन देंगे ना लेंगे, वो तोड़ दी। दूसरा जो है, एक उन्होंने कहा था कि हम वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, तो वीआईपी कल्चर तो पूरा अपना ही लिया उनके कम से कम विधायकों ने। तो वीआईपी कल्चर राजनीति में खत्म करने वाले सबसे पहले कोई शख्स हैं तो नरेंद्र मोदी हैं। वंशवाद और जातिवाद की राजनीति को खत्म करके एक चाय बेचने वाला बिना चुनाव लड़े, कभी सरपंची का भी चुनाव नहीं लड़ा और मुख्यमंत्री बना, और अब इलेक्शन से पहले देश के लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में उसको सिलेक्शन कर लिया। तो वीआईपी कल्चर खत्म किया तो मोदी जी ने खत्म किया। और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को भी यदि परिणाम तक ले जा सकते हैं तो मोदी जी ले जा सकते हैं। और व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अरविंद केजरीवाल व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। व्यवस्था तोड़ने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह, सरल और न्यायपूर्ण बनाने से देश चलता है, व्यवस्था को तोड़ने से नहीं। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को मोदी जी से सीखना चाहिए, तो शायद वो एक अच्छा राजनीतिक विकल्प दे पाएंगे। संगठन और पार्टी व्यक्ति ही खड़ा करता है। माना कि देश सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ेगा, लेकिन यदि किसी का इतना विराट व्यक्तित्व हो गया है कि वो व्यक्ति पार्टी और संगठन भी खड़ा कर सकता है, तो देश चलता है सबको साथ में लेकर के। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी का व्यक्तित्व इतना विराट हो जाता है कि पार्टी और संगठन को वो इज्जत देते हुए भी, आदरणीय मोदी जी तो पार्टी और संगठन को इज्जत देते हैं, लेकिन यदि पार्टी से भी अधिक उनकी विश्वसनीयता है तो इसमें मोदी का क्या दोष है। सबसे अच्छा है योग, अध्यात्म, देश, धर्म और संस्कृति। और योग, अध्यात्म, देश और धर्म संस्कृति के लिए जो कुछ किया जाए वो उससे भी अच्छा है। भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, स्वामी विवेकानंद और दयानंद का क्या विरोध नहीं हुआ? एक महापुरुष बता दो जिनका विरोध नहीं हुआ हो। मैं तो उन महापुरुषों का अनुगामी हूं, तो मैं अपने विरोध की चिंता ही नहीं करता। मैं तो सच के पथ पर आज भी आगे बढ़ रहा हूं, आगे भी बढ़ूंगा। मुझे लगता है दुनिया में 5 चीजों का खतरा रहता है: सत्ता, संपत्ति, सम्मान, संभोग और सुख। जो इनके 5 के पार चला गया ना, फिर वो सबका बेड़ा पार कर सकता है। ना हमको एमएलए बनना, ना एमपी, ना सीएम, ना पीएम, लेकिन देश को बनाना और बचाना है, तो उसके लिए तो हमको डिप्लोमेटिक तरीके से काम नहीं करना पड़ेगा, सीधे तौर पर बात करनी पड़ेगी। योग महोत्सव निःशुल्क होगा पूरे देश में। और क्योंकि पहले दौर में जब हमें पतंजलि योगपीठ बनाना था तो हमने देश के लोगों से सहयोग लिया, देश के लोगों ने हमें दान दिया, और उससे आजादी के 67 वर्षों में जो सरकारों ने नहीं किया योग आयुर्वेद स्वदेशी के लिए, वो पतंजलि ने किया। अब पतंजलि का काम शिखर पर पहुंच चुका है, इसलिए योग महोत्सव पूरी तरह से निःशुल्क होगा सबके लिए, और उसमें कोई राजनेता भाग नहीं लेगा। हम किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे और अपने आयोजन में भी किसी राजनेता को नहीं बुलाएंगे। झारखंड को कुछ लोगों ने खंड खंड कर दिया है, तार तार कर दिया है, और दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूभाग होने के बावजूद भी दरिद्रता के दौर से गुजर रहा है। जल, जंगल, जमीन, भू संपदाओं की लूट मची हुई है। और इस बार लोकसभा चुनाव में जहां कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी आदि मुद्दे होंगे, वहीं जल, जंगल, जमीन, भ्रष्टाचार का मुद्दा ये झारखंड का शिखर पर होगा। और उसी के आधार पर
यहाँ से लोग संसद में जाएंगे और इसको एक जस्टिसफुल जो है रॉयल्टी दिलाने से लेकर के और यहाँ के संसाधनों की लूट तक को बचाने के लिए काम करना पड़ेगा, नहीं तो इस प्रदेश को और बर्बाद कर देंगे। हमने आदरणीय मोदी जी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कहा है कि देश के लोगों को आधे दाम पर गैस, डीजल, पेट्रोल उपलब्ध करवाइए और 32 प्रकार के टैक्स खत्म करके एक सिंगल विंडो टैक्स लगाइए। और वो टैक्स का सुझाव दिया हमने बीटीटी का, और बीटीटी गरीब और मजदूर किसानों पर नहीं लगाइए, उसमें स्लैब बनाइए जिससे कि रेवेन्यू बढ़े, ब्रॉड बेस तैयार हो और बड़ी करेंसी को वापस लिया जाए, उसको डिमोनेटाइज किया जाए और किसी भी तरह की पैरेलल इकोनॉमी ना चले, उसके लिए सिस्टम को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए। ये हिंदुस्तान की राजनीति के 67 वर्षों में सबसे बड़ा कदम होगा जिससे एक साथ महंगाई खत्म होगी 30 से 50% औसत, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा और कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए का देश में निवेश होगा। 9 लाख करोड़ रुपए तो सरप्लस मनी अभी पड़ा हुआ है, वो लोग लगाएंगे और रेवेन्यू बढ़ने से और लगेगा। 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने से, मैं नहीं कह रहा, मैकेंसे जैसी एजेंसियां भी कह रही हैं कि करीब 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल पाएगा। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में हम देश की पूर्ति तो कर पाएंगे ही, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी लगा पाएंगे। 1978 में चीन भारत की जीडीपी 13 लाख करोड़ थी, आज उसकी 105 और हमारी 114। उस दोनों ही देशों का करीब 50 से 60 हजार रुपए का एक्सपोर्ट था, आज उसका 153 लाख करोड़ का, हमारा मात्र 19 लाख करोड़ का। हम चीन से भी ज्यादा मजबूत देश की अर्थव्यवस्था को बना पाएंगे। और इससे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है तो वो ट्रेसेबल होता है, जो कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ट्रेसेबल नहीं होने के कारण से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और बड़ी करेंसी वापस लेने से फेक करेंसी का, नकली करेंसी का भी जो है देश से चलन बंद हो जाएगा। ये इतना बड़ा मुद्दा है, कल ही हम जा रहे हैं और इसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर बहस को हम और आगे बढ़ाएंगे और पूरी अर्थव्यवस्था और कर व्यवस्था का शीर्षासन करवाएंगे। जो पूरी कर प्रणाली है, कर का ढांचा है, उसमें हमें पूरे में ही संशोधन करना पड़ेगा। यदि एक चीज को, अब मान लीजिए गैस, डीजल, पेट्रोल के ऊपर जो है जो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलते हैं वो हटा देंगे तो उनका रेवेन्यू की पूर्ति कहां से होगी। इसलिए दो काम एक साथ करने पड़ेंगे, सरकार का रेवेन्यू कम ना हो बल्कि बढ़े, दूसरी तरफ जितने भी आर्थिक भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो खत्म हो। अभी देश की बैंक मनी करीब 8 लाख करोड़ रुपए की है और कैश मनी हमारा 12 लाख करोड़ का है, जिसमें 45% 500 के और 1000 के जो नोट हैं वो 37%, करीब 10 लाख करोड़ रुपए का हमारा करेंसी मनी है। 9 लाख करोड़ रुपए में इनका सरप्लस मनी पड़ा है, 150 लाख करोड़ का सोना है। हम यदि जो है आर्थिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाते हैं तो हमारा कम से कम भी 50 लाख करोड़ रुपए बैंक मनी होगा और उससे ट्रांजैक्शन के तौर पर हम यदि औसत 0.20% से लेके 1% भी करते हैं तो आपको 30 लाख करोड़ रुपए टैक्स का कलेक्शन आएगा। और केवल बीजेपी शासित राज्य ही नहीं, सभी राज्य अपने देश के नागरिकों को आधे मूल्य में गैस, डीजल, पेट्रोल उपलब्ध करा पाए। देश जो है ना वो दरिद्रता से नहीं चलता, इसलिए मैं कहता हूं गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम नहीं होना चाहिए, इसलिए व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। और व्यवस्था ठीक करने के लिए हमने जो सुझाव दिया उसके ऊपर आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लॉजिकली बात कर रहे हैं, साइंटिफिकली बात कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, हम खाली सपना नहीं दिखा रहे हैं स्वर्ग आ जाएगा आसमान से उतर के धरती पर। हम चाहते तो योग की बहुत सी क्रियाओं का पेटेंट करवा सकते थे, हमने कहा योग हमारे पुरखों की देन है, इसके ऊपर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने अपना भी एकाधिकार नहीं रखा है। बहुत सा इन्वेंशन हमने खुद किया था योग में, उसके बावजूद भी तो योग पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता।